नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था। उस फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तक कंप्लीट किया था और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें उसका हमने डिस्कस की थी। आज हम वापस आगे की तरफ चलते हैं और इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, हमने जो पिछले वीडियो में देखा उस वीडियो से एक क्वेश्चन बन रहा था बहुत अच्छा, जो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात का मान क्या होता है। डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये आ जाता है E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का E/m की वैल्यू क्या होती है, यानी E का मतलब बेटा यहां पर आवेश और m का मतलब है मास यानी द्रव्यमान। आवेश बटा द्रव्यमान का मान क्या होता है। मैंने कल आपको आवेश बता ही दिया था 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और मैंने आपका जो मास वो भी बता दिया था 9.1 × 10⁻28 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1.76 × 10⁸। पावर प्लस की हो जाएगी, 9 आएगा, लेकिन पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा। कूलम्ब ग्राम इनवर्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम में ये कि इलेक्ट्रॉन के आवेश बटा द्रव्यमान का मान क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ये 1.76 × 10⁸ कूलम्ब प्रति ग्राम। तो ये पिछले टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा था, छोटा सा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे चलें। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जो अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। बेटा क्या है टॉपिक? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। प्यार से हम इनको कह सकते हैं EMR। इनको प्यार से पुकारा जाता है EMR के नाम से, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखिए, जो रेडिएशंस होती हैं, जो तरंगे होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम उनके लिए कंपलसरी होता है कि मीडियम मिलेगा ही तो ही वो वेव क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी। और कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो जिन रेडिएशंस को या जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ऐसी तरंगे जिन्हें गति करने के लिए या जिन्हें ट्रैवल करने के लिए, जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो ये होती क्या है? कोई भी जो तरंग होती है वो जो ट्रैवल करती है तो यूं करती है, यूं ट्रैवल करती है। तो अपन इसको समझते हैं। देखो, ये कोई एक्सेल है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। जब ये एक्स एक्सेल है, ये वाई एक्सेल है, तो डेफिनेटली एक एक्सेल और होगा जो होगा हमारा जेड एक्सेल। 3 एक्सेल है हमारे पास। अब इस एक्सेल को मान लेते हैं विद्युतीय क्षेत्र। समझिए बेटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। और ये मान लेते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये 2 एक्सेल हो गए। और ये जो एक्स है वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी संचरण की दिशा। ये क्या है बेटा? संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब हमारे पास 3 चीज है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में जो वेव्स होती हैं वो किस प्रकार से मूव करती हैं, किस प्रकार से ट्रेवल करती हैं। ये यानी
यो वेव पर, ये इसके क्या होगी, किसके अलोंग है, ये वाई के अलोंग, वाई अक्ष के अलोंग ये है। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स, जो वेव चलेंगी वो कैसी होंगी। इस टाइप से, ये किसके अलोंग है, ये एक जेड एक्सल के अलोंग है। तो ये इस प्रकार से दो हमारी क्या चलती है, ये क्या चली, देखो इसमें समझाऊं, ये हमारा कोई प्लेन है, ये प्लेन है अपना, इस प्लेन पर जो वेव, जो तरंगे यो 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 ऐसे ही चलेंगे, जस्ट लाइक अप डाउन। ये हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वेव्स। और एक जो चलेंगे वो यूं, मेरे पास, मेरे से दूर, मेरे दूर, मेरे पास, मेरे दूर, मेरे पास, ये जो चल रही है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की वेव्स। तो इसको हम राइट हैंड लॉ से भी समझ सकते हैं। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये ऊपर चल रही है और ये यूं चल रही है। तो ये जो चल रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का रूल हो गया। और इसमें जो तीनों एक्सल है वो तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो म्यूचुअली, यानी तीनों सभी आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर रिलेट होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। ये थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो समझ में आ गया होगा। वैसे किसी टॉपिक से कोई रिलेशन है नहीं इसका, बस खाली हमको समझना था। इसमें जो मुख्य बातें हमारे समझ में आ गई, ये जो तीनों चीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये सभी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्लियर हो गया ये, कोई दिक्कत, आप कॉपी करें इसको। कॉपी कर ली होगी। एक बात और बताते हैं साथ के साथ इसी में, ये जो वेव जो ट्रेवल करती हैं वो इस तरीके से करती है, कोई सी वेव ट्रेवल करती है, जिसका जो पीक पॉइंट है, ये इस पीक पॉइंट को कहते हैं श्रृंग, क्रेस्ट। क्रेस्ट। और ये जो बॉटम है इसका, इस बॉटम को कहते हैं गर्त यानी ट्रॉफ। ये ट्रॉफ होता, श्रृंग और गर्त, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। कोई भी वेव होती है उसके दो पार्ट होते हैं, ये पीक पॉइंट है और ये इसका बॉटम पॉइंट है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके गुण क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। चलते हैं आगे। टॉपिक हो गया हमारा EMR के गुण भी बोल सकते हैं या विशेषताएं भी बोल सकते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो फर्स्ट इसका जो है कैरेक्टर है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ की बात करेंगे, यानी कि तरंग दैर्ध्य की। सबसे पहला गुण हमारा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का जो सिंबल है, जिसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय लैम्बडा। इस साइन से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेवलेंथ है। अब ये वेवलेंथ क्या होती है, लैम्बडा क्या है, देखो बेटा, लैम्बडा की जो डेफिनेशन, अभी हमने बात की रेडिएशंस की, तो मैंने आपको बताया जो रेडिएशंस होती हैं वो इस तरीके से ट्रेवल करती हैं, जस्ट लाइक ये ट्रेवल करती हैं। अब ट्रेवल करने के बाद मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट, ये हो गया, ये 2 क्या हो गए, क्रेस्ट, या लिख सकते हैं हम 2 ट्रफ। कोई से भी 2 कॉन्जुगेटिव, 2 समयुग्मी क्रेस्ट, या कोई से भी 2 समयुग्मी ट्रफ, यानी कोई से भी 2 श्रृंग या कोई से भी 2 गर्त, उनके समयुग्मी पास पास वाले, उनके जो मध्य की दूरी है, जो डिस्टेंस है,
ये होती है तरंग दैर्ध्य, ये है तरंग दैर्ध्य। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द डिस्टेंस बिटवीन एनी कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट एंड कॉन्जुगेटिव ट्रफ, जो दोनों के बीच की दूरी है उसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। ये होती है बेटा वेवलेंथ। डेफिनेशन समझ में आ गई हमको वेवलेंथ की। अब वेवलेंथ का ये यूनिट की बात करते हैं हम। लेंथ क्या कह रहा भाई? लेंथ, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। एसआई जो यूनिट होती है बेटा इसकी क्या होती है? मीटर। इसकी यूनिट होती है मीटर में। लेकिन हम यहां पर कई और भी बातें करेंगे, जैसे कभी कभी देता है एंगस्ट्रॉन्ग, कई बच्चे उसको एम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना, ये गलत है बेटा। एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉन्ग के बाद कभी कभी यूनिट आती है पिकोमीटर, इसका मतलब 10⁻12 मीटर। कभी कभी आती है बेटा नैनोमीटर, इसका मतलब होता है 10⁻9 मीटर। एक और आती है कभी कभी फेमटोमीटर, इसका मीन होता है 10⁻15 मीटर। तो ये सब इसकी यूनिट है तरंग दैर्ध्य की, जो मोस्टली यूनिट काम में लेते हैं, मीटर काम में लेते हैं, और ये भी काम में लिए जा सकते हैं। एक चीज स्पेशल आपको बता दें, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन्ग। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था, फर्स्ट विशेषता थी किसकी? रेडिएशंस की, ईएमआर की। वेवलेंथ, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, और वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता चल गया होगा। किसी भी जो वेव ट्रेवल कर रही है, उस ट्रेवल करने वाली वेव के किसी भी कॉन्जुगेटिव यानी संयुग्मी क्रेस्ट और संयुग्मी ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी करें, आते हैं फिर। कर लिया नोट? चले सेकंड कैरेक्टर पे चलते हैं। सेकंड कैरेक्टर जो ईएमआर का हमारा सेकंड कैरेक्टर वो है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बेटा इस साइन से डिनोट करते हैं। ये साइन है न्यू। कई बच्चे वी समझते हैं, वी नहीं है बेटा, न्यू, थोड़ा वी घुमा हुआ है, न्यू एन यू, ये न्यू, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी होती क्या? फ्रीक्वेंसी होता क्या है? इसकी डेफिनेशन देखो, 1 सेकंड में होने वाले चक्करों की संख्या, यानी जो वर्क हो रहा है, जो चक्करों की संख्या, जैसे एग्जांपल फैन राउंड लेता है, 1 सेकंड में फैन ने कितने राउंड लिए, वो क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी। बरसात चल रही है इन दिनों में, तो 1 सेकंड में कितने ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, बूंदें कितनी गिर रही हैं, वो क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकंड में होने वाले किसी भी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जो किसी भी बिंदु से वेव्स की जो संख्या पास होती है वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये डेफिनेशन हो गई फ्रीक्वेंसी की। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट होती है बेटा इसकी सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज भी कहते हैं, हर्ट्ज। आगे चले और कुछ बातें होती है, देखो भैया, 1 मिली हर्ट्ज, एक होता है 1 माइक्रो हर्ट्ज, एक होता है 1 मेगा हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, ये सब हर्ट्ज। तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, मिली की जगह लिख देंगे, और ये हर्ट्ज 10⁻³ हर्ट्ज। माइक्रो का मतलब 10⁻6 हर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 10⁻+6 हर्ट्ज। किलो का बेटा होता है 10⁻+3 हर्ट्ज। ये इनकी यूनिट होती है, हर्ट्ज में इसको काउंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। ये था हमारा फ्रीक्वेंसी, ये सेकंड कैरेक्टर था हमारा, नोट करें इसको भी। कॉपी कर लिया होगा। चलें आगे। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी बेटा वो है स्पीड ऑफ वेव, तरंगों का वेग।
V से डिनोट करते हैं इसको। जो स्पीड ऑफ वेव है वो क्या है, ये है बेटा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल, यानी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है, उसका वेग आ जाता है, स्पीड आ जाती है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया ये। अच्छा एक बात और करें हम EMR के लिए। EMR का जो रेडिएशन से मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, जो वेव्स की जो स्पीड होती है EMR के लिए, ये तो एक नॉर्मल लाइट के लिए बात हुई। EMR की बात करें तो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बेटा, c, जिसकी वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। EMR के लिए अगर ये स्पीड फाइंड करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, v की जगह c न्यू इंटू लैम्बडा, और न्यू बराबर क्या हो जाएगा, c/λ। ये किसके लिए रिलेशन है, ये इसको रिलेट किससे किया हमने, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट किया, किसके लिए, EMR के लिए। EMR की स्पीड की बात करें तो होगा c, और इसके नॉर्मल लाइट के लिए बात करें तो होगा v, बस ये है दोनों में। और वैसे हम इसके अंदर इस लाइट की बात ज्यादा करेंगे इस लेसन के अंदर, तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा चलेगी, तो अक्सर जब यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे, c का यूज करेंगे। अब बात करते हैं इसके यूनिट की, तो यूनिट की पता चल गया होगा आपको, इसका यूनिट मीटर किसका हो गया बेटा, लैम्बडा का, और आवर्ती क्या बताया था मैंने, सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा तीसरा कैरेक्टर हुआ किसका, EMR का। EMR का थर्ड कैरेक्टर था ये, समझ में आ गया होगा आपके, कॉपी कर लो, आता हूं, हो गया कॉपी, चलें आगे। फोर्थ लास्ट कैरेक्टर जो अपना है वह वेव नंबर, तरंग संख्या। बेटा तरंग संख्या, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, तरंगों की संख्या ना, अरे भाई तरंगों की संख्या नहीं है, तरंग संख्या अलग है। तरंगों की संख्या तो हम आगे पढ़ेंगे, बामर लाइमन सीरीज से पढ़ेंगे तब, वो तो तरंगों की संख्या क्या होती है वो लगा, यह वेव नंबर तरंग संख्या। इसके जो डिनोट करते हैं वो न्यू, और न्यू के ऊपर लगा दो एक सीधी लाइन यानी न्यू बार। न्यू बार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, उसको डेफिनेशन भी छोटी सी है कि वेव नंबर जो वेवलेंथ है उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम 1/λ, ये हो गया बस। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को ही तरंग संख्या कहते हैं, ये डेफिनेशन हो गई। और यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात होगी इसकी मीटर, और मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा बेटा मीटर इनवर्स, ये इसकी हो गई यूनिट। तो ये हमारे चारों के कैरेक्टर कंप्लीट हुए EMR के। तो EMR जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा, और उसके जो कैरेक्टर हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कॉपी कर लेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक क्या कहता है, जो एनर्जी है, जो कहीं से भी आ रही है एनर्जी, वो एनर्जी जो ट्रेवल करती है वो क्या करती है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एक पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करती है। कौन, एनर्जी, यानी एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं आती, एनर्जी छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आती है, ये कहता है मैक्स प्लांक। जैसे मेरी ट्यूबलाइट जल रही है, सिर के ऊपर ट्यूबलाइट जल रही है, तो यहाँ से जो रोशनी आ रही है आप सोचो सिर्फ पैकेट के रूप में आ रही है, तो कंटिन्यूसली आ रही है, लेकिन ये इतनी तेज गति से आ रही है, बहुत फास्ट आ रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पैकेट लगातार गिर रहे हैं, इसलिए मेरे को कंटिन्यूसली लगती है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, कुछ भी लगे, ये ध्यान रखें कि जो एनर्जी होती है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है। छोटा सा एग्जांपल दें, ये एक रिवॉल्वर है, इस दीवार पे हिट कर रही है, इस रिवॉल्वर से ये बुलेट निकली, एक सेकंड बुलेट ये इस दीवार में हिट कर रही है, तो जब मैं इसका ट्रिगर दबाऊंगा तो एक बुलेट निकलेगी, तो एक बार एनर्जी निकली, एक पैकेट निकल गया। ये एनर्जी का क्या है बेटा, पैकेट, ये एनर्जी है। तो पहले एक बुलेट,
फिर उसके बाद दोबारा दबाया तो सेकंड बुलेट, फिर दोबारा दबाया फिर थर्ड बुलेट, तो ये क्या हुआ, एनर्जी निकल रही है। लेकिन छोटे छोटे पैकेट, ये बुलेट क्या है, पैकेट है एनर्जी के पैकेट्स, इन पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है एनर्जी, तो एक एक करके निकल रही है। जैसे हम यहां खड़े हैं और ये हमारे पास बुलेट प्रूफ ये हमारे पास बुलेट प्रूफ कोई वॉल है, दीवार है। ये बुलेट प्रूफ वॉल मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना नहीं। मेड इन चाइना होगी तो भाई रिस्क तुम्हारी है, मेरी रिस्क नहीं है, इसलिए मेड इन इंडिया। तो बुलेट इसमें हीट करेगी और गिर जाएगी, दोबारा फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। तो एनर्जी के क्या रहे, इसमें हीट करने के लिए पैकेट्स आ रहे हैं एनर्जी के, क्या रहे बेटा, पैकेट्स। और इसको मैं हटा दूं, इसकी जगह में क्या ले लें, गन मशीन ले लें। ये गन मशीन ले। गन मशीन में क्या होता है, इसके अंदर 200 बुलेट्स हैं। कितने बुलेट्स हैं, 200 बुलेट। लेकिन जो गन मशीन होती है इसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी फास्ट होती है। इसमें भी गोलियां आ रही हैं, लगातार आ रही है, लेकिन कंटिन्यूसली आ रही हैं, कंटिन्यूसली इसके ऊपर हिट कर रही है। पर आ तो वो एक एक करके रही है ना, एक साथ 200 तो नहीं आ रही ना, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। लेकिन इसमें क्या है, स्पीड ज्यादा है। इसमें क्या है बेटा, स्पीड ज्यादा है। तुमको क्या लग रहा है, लगातार आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है। लेकिन लग रहा है, मेरी बात को ध्यान देना, लग रहा है कि लगातार आ रही है, पर आ तो वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में रही है। ऐसे ही जो लाइट मैं बताऊं तुमको, ये जो लाइट जब चलती है तो 1 सेकंड में 10⁻23 स्पीड होती है इसकी। 1 सेकंड में इतनी स्पीड से गिरती है। तो इस स्पीड को हमारी आईज जो है डिटेक्ट नहीं कर पाती, काउंट नहीं कर पाती। तो हमें क्या लग रहा है, कंटिन्यूसली एक ही लाइन बन रही है, जबकि एक लाइन नहीं बन रही, छोटे छोटे बंडल्स आ रहे हैं। तो ये मैक्स प्लांक की थ्योरी थी कि एनर्जी जो ट्रेवल करती है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसमें एनर्जी ट्रेवल करती है। इन छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं, जो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स को क्या कहा इन्होंने, क्वांटा। क्या कहा बेटा, क्वांटा। ये जो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो आगे बेटा समझ में यहां तक कॉपी करें, कर लिया। तो इन्हें क्या कहते हैं बेटा, क्वांटा। यानी ये जो पैकेट है इन्हें क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये केस इन केस हम बात करें लाइट की, किसकी बात करें, तो एनर्जी की बात हुई। लाइट एनर्जी की बात करें, लाइट की एनर्जी की बात करें, तो लाइट की एनर्जी में जो क्वांटा है, जो पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स का नाम क्या हो जाता है, फोटोन। क्या बोलते हैं पैकेट्स को, फोटोन भी कहते हैं। अगर लाइट का केस हो तो लाइट के केस में जो क्वांटा है, ये जो पैकेट है, एनर्जी का बंडल है, उस एक पैकेट्स को बोल देते हैं बेटा फोटोन। तो फोटोन के बारे में इन्होंने ही हमको बताया। तो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, फोटोन। इन केस लाइट के केस के अंदर। तो आगे जब इन्होंने आगे क्या बताया, जो एनर्जी ऑफ जो लाइट है, जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी को इन्होंने एसोसिएट किया, जोड़ा किस किस के साथ, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा के साथ। इनके साथ इन्होंने एसोसिएट किया और इन तीनों को एक रिलेट किया, इनके साथ इनका रिलेट दिया, इसको बोलते हैं मैक्स प्लांक का जो रिलेशन है, मैक्स प्लांक थ्योरी दी थी, ये रिलेट किया। क्या कहा इन्होंने, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी। फोटोन की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसको आगे सोल्व करें, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट रखा इन्होंने एच। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बताई 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इसकी वैल्यू है एच की, प्लांक कांस्टेंट की। तो ये प्लांक कांस्टेंट का हमारे पास ये रिलेशन भी आ गया। इसको आगे भी क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था भी आपको न्यू बराबर c/λ, तो ये भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ फोटोन n हो तो नंबर ऑफ फोटोन n हो, उनकी एनर्जी फाइंड करने तो आगे n लग जाएगा, NhC/λ। नंबर ऑफ फोटोन n हो, जितने नंबर ऑफ फोटोन हो, 2 हो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये था मैक्स
प्लांक की क्वांटम थ्योरी, जो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। कॉपी करें इसको। आगे चलते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। जैसे सबसे पहले है एटॉमिक नंबर। ये पीरियोडिक टेबल में भी आपको बताएंगे। परमाणु क्रमांक, इसे Z से डिनोट करते हैं। तो ये किसके इक्वल होते हैं? प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? प्रोटॉन की संख्या। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं, वही उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है Z, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सेकंड है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। इसको A से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको एक नाम और देते हैं हम, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन भी यही होता है, द्रव्यमान संख्या ही न्यूक्लियॉन होती है। न्यूक्लियॉन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम, ये होता है न्यूक्लियॉन। हमेशा किसी भी एटम में जैसे लिखे हम फॉस्फोरस 1530, तो ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? Z यानी एटॉमिक नंबर। और ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? A यानी मास नंबर, न्यूक्लियॉन की संख्या। तो ये प्रोटॉन भी हो गया, ये 15 क्या है इसका? प्रोटॉन भी यही है, प्रोटॉन की संख्या। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसमें न्यूट्रॉन निकालने का फाइंड पता चल गया होगा आपको, A माइनस P यानी मास नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो n बराबर आ गया 15। इसके अंदर न्यूट्रॉन भी क्या है? 15 है। ये न्यूट्रॉन निकालना भी हमको आ गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब बात करते हैं, एक चीज और होती है इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन जो हमेशा होते हैं प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होते हैं। कब? जब उदासीन हो, न्यूट्रल एटम हो, तब उदासीन में। और पता होगा माइनस लगने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, प्लस लगने पर इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात करें, Fe 2653, ये मान लिया। एक है Fe 26, मैंने लगा दिया इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज, ये 53। एक है Fe, चलो ये प्लस का समझाते हैं पहले। इसमें बेटा प्रोटॉन कितने हैं? 26। इस पर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 26। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, क्योंकि न्यूट्रल है। इसमें बेटा प्रोटॉन कितने हैं? 26। और इलेक्ट्रॉन कितने? अब चार्ज आ गया प्लस, प्लस यानी कम। कितने कम? 2 कम। तो 26 में से 2 कम किया तो 24, इलेक्ट्रॉन 24। तो हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होती। उदासीन परमाणुओं में होती है, आवेशित परमाणुओं में नहीं होती। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे काउंट करते हैं, ये सब चीजें पता चल गई होंगी। आगे चले, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, जैसे Cl17 नेगेटिव चार्ज लगा दिया 35। इसमें हम सारे चीजें पूछते हैं आपसे। फर्स्ट पूछते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, और न्यूक्लियॉन कितने हैं। इतनी चीज आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। तो बेटा Z एटॉमिक नंबर कितना है? ये होता है एटॉमिक नंबर 17, करेक्ट। A मास नंबर, क्या बोला भाई? हाँ सही है, ये रहा मास नंबर है 35। प्रोटॉन कितना है बेटा? ये प्रोटॉन जो Z होता है वही प्रोटॉन होता है 17, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन कितना है? जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, बट उदासीन हो तो। ये उदासीन है क्या? देखें, अरे नहीं भैया नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव यानी बढ़ाओ। तो 17 थे प्रोटॉन, एक माइनस है तो एक बढ़ा दो तो हो गया 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन फाइंड करना कैसे बताया था? A माइनस पी, A माइनस पी, 35 में से 17 माइनस कर देंगे तो हो गया 18 हो गया। 18 न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियन बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 35, यानी जो A है वही न्यूक्लियन होता है। तो ऐसे कोई सा भी हम
चीज काउंट कर सकते हैं किसी भी एटम के लिए। क्लियर? ठीक। अब चलते हैं आगे, समस्थानिक यानी आइसोटॉप। समस्थानिक में क्या होता है बेटा? एटम एक जैसा होता है, नीचे के नंबर सेम होते हैं यानी Z सेम होता है, और A जो मास नंबर वो डिफरेंट होते हैं। ये होते हैं समस्थानिक आइसोटॉप्स। दूसरा होता है समभारिक आइसोबार। समभारिक में अलग अलग ही होते हैं। पहली बात, एलिमेंट ही डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब देखो इनमें 18, 19 एंड 20 ये तो इनका जेड है। जेड डिफरेंट होता है लेकिन इनका मास सेम होता है, 40, 40, 40 सेम दिख रहा है सबको। जस्ट समस्थानिक का अपोजिट है समभारिक, यानी आइसोटॉप्स का अपोजिट होता है आइसोबार। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। अब इसे न्यूट्रॉन फाइंड करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन माइनस करो 8, न्यूट्रॉन माइनस करो 16 में से 8, दोनों में न्यूट्रॉन सेम है। ये दोनों क्या? आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक है दोनों आपस में। एक होता है बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सीरीज बनती है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, जैसे नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस 11 होते हैं लेकिन मैंने प्लस लगा दी, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गया सेम। Mg 12 होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 लगा दी, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ये सीरीज बन गई, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम। इधर F में 9 होते हैं, मैंने माइनस लगा दिया तो 10 हो गए। ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, 2 कम है तो माइनस 2 लगा दिया, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन सेम आने चाहिए, तो ये हो जाती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो इस प्रकार से छोटे छोटे काफी टॉपिक जब भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कॉपी करें। नेक्स्ट टॉपिक है बोरबरी स्कीम। बेटा बोरबरी स्कीम क्या होती है? किसी भी एटम के जो आउटर किसी भी एटम के जो शेल होते हैं उन शेल के इलेक्ट्रॉन को लिखना। जैसे सोडियम बेटा आता है 11 नंबर पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, नहीं तो ऐसे पता होगा आपको। फर्स्ट सेल में आता है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में आते हैं इसके 8 इलेक्ट्रॉन 10, और थर्ड सेल में आता है इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोरबरी स्कीम होगी इसकी 2, 8, 1। लेकिन जो बड़े एटम आते हैं, जैसे 26 नंबर पे आ गया हमारा आयरन, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में सिखाऊंगा आपको 1s2, 2s2, 2p6 ये आता होगा आपको, फिर भी मैं सिखा दूंगा। 3s2, 3p6, फिर आ जाता है 4s2, फिर आ जाता है 3d6। अब देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 तो सब में फिक्स आएगा। थर्ड सेल ये रहा और ये रहा, ये थर्ड सेल पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा आपको। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, 6, 12 to 14, और ये आउटर मोस्ट सेल लास्ट का हो गया 2। तो 2, 8, 14, 2 बोरबरी स्कीम ऑफ आयरन। आयरन की बोरबरी स्कीम ये। आगे बेटा समझ में कोई दिक्कत? इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना जरूरी है, और ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा। सिखाएंगे आपको, आया क्या जाएगा, नहीं आएगा तो भी सिखाएंगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार सिखा के ही छोड़ेंगे। अब बात करते हैं, काफ़ी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इधर उधर की काफ़ी बातें कर ली जो ज़रूरी भी थी। अब सीधे चलते हैं अपन मॉडल्स पे। एटॉमिक मॉडल्स जो हैं, परमाणुवीय मॉडल। परमाणु मॉडल की बात करें, जो सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया गया था वो दिया था थॉमसन का परमाणुवीय मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये इन्होंने डिस्कवरी की थी 1897 में। 1897 में इसकी डिस्कवरी की थी थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने, और इन्होंने क्या बताया था, उसका साइज भी बताया था
जो एटम का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर का एक गोला होता है जिसका रेडियस है, ये बताया था थॉमसन ने, परमाणु का आकार। और परमाणु के बारे में इन्होंने क्या बताया, देखो ध्यान से देखें। एटम के बारे में क्या कहते हैं ये, कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड गोला है, स्फीयर है। ये पूरा क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे तरबूज में बीज फंसा हुआ होता है वैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फंसे हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स। ये इनका एटम था कि ये पूरा तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जैसे तरबूज देखा होगा ना, वाटरमेलन देखा है, अंदर जो फोटो पूरा रेड कलर का होता है तो वो तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो बीच में ब्लैक कलर के जो बीज फंसे हुए होते हैं वो क्या होता है, उसका नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये बताया थॉमसन ने कि दोनों जो चार्ज होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी परमाणु एक क्या है, उदासीन कण, न्यूट्रल पार्टिकल है एटम। क्यों है न्यूट्रल पार्टिकल, जितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, दोनों इक्वल होने का क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो ये थॉमसन का मॉडल था। थॉमसन के मॉडल को क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और तरबूज मॉडल भी कहते हैं और बूंदी के लड्डू जैसा मॉडल भी कहते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल यही था, ये थॉमसन ने बताया अपन को। अब ये थॉमसन का मॉडल आगे चला नहीं, डेवलप नहीं हो पाया, कमियां थी। कमी भी आपको दिख रही होगी, क्या कमी थी। सबसे पहली जो कमी मुख्य रूप से उसने इलेक्ट्रॉन को क्या बता दिया, एक स्थिर कण, फिक्स्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को फिक्स्ड पार्टिकल बता दिया, जबकि हम जानते हैं, आज हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित यानी एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है कंटिन्यूअसली। और ये क्या कहता है, मूव करता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो एक जगह पड़ा रहता फिक्स फंस के। तो ये एक किसकी हो गई, ड्रॉबैक हो गया, कमी हो गई। दूसरी बात, इसने कहीं पर जिक्र नहीं किया कुछ प्रोटॉन भी होता है या कुछ न्यूट्रॉन भी होता है, ऐसा कोई इसने जिक्र किया नहीं। बस एक पॉजिटिवली चार्ज गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेचारे ने बताया नहीं इसके बारे में, प्रोटॉन है ही नहीं इसके लिए, न्यूट्रॉन है ही नहीं इसके लिए, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो गया। तो इसलिए ये मॉडल चला नहीं, लेकिन प्रेरणा दे गया, इंस्पायर कर गया कि कुछ तो है, तो आगे डिस्कवरी करने में मदद मिली साइंटिस्ट को। तो अगला जो साइंटिस्ट था हमारा, जो एटम की डिस्कवरी जिसने की, अगले साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें नहीं है, कॉपी कर सकते हैं। दो ड्रॉबैक समझ में आएंगे आपको, और ये बता दिया इसने। मेन जो चीज है वो क्या बताया इसने, एक न्यूट्रल पार्टिकल है एटम, उदासीन। क्यों है, क्योंकि दोनों जो चार्ज है इसके अंदर अपोजिट, वो दोनों क्या है, इक्वल नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा एटॉमिक मॉडल है वो दिया बेटा रदरफोर्ड परमाणुवीय मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल 1911। इस सन में इसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। इन्होंने काफी बातें बताई, इन्होंने एक अच्छा एटॉमिक मॉडल हमारे सामने प्रेजेंट किया। इनका जो मॉडल था वो किस पर बेस्ड था, पहली बात सौर मंडल पर, सन प्लेनेट पर, सौर मंडल पर आधारित था। सौर मंडल यानी सन प्लेनेट जो है, मतलब जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह जो हैं वो क्या लगाते हैं, प्लेनेट्स क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। उसी प्रकार ये भी कहता है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है। नाभिक के खोजकर्ता भी यही है, डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक की खोज इन्होंने की थी भैया, खोजकर्ता डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस इज रदरफोर्ड। तो इन्होंने बताया था कि एटम के सेंटर में एक नाभिक होता है जिसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक की खोज भी की और नाभिक का रेडियस भी बताया इन्होंने, 10⁻15 मीटर ये रेडियस था, आकार था नाभिक का। परमाणु का आकार पता चल गया, थॉमसन ने बताया 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। और न्यूक्लियस का जो साइज बताया वो बताया रदरफोर्ड ने, 10⁻15 मीटर। अब बात करते हैं आगे। इन्होंने जो डिस्कवरी की एटम के बारे में बताया, इतनी सारी चीजें बताई, इन्होंने क्या किया, एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, प्रकीर्णन प्रयोग।
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्या किया, देखो ध्यान से देखते हैं। इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, ये गोल्ड फॉइल, इसकी जो थिकनेस थी 10⁻⁻7 मीटर, इस थिकनेस की ये गोल्ड फॉइल इन्होंने सोने की पन्नी ले ली, और एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लिया जिसकी कोटिंग कर दी पीछे की तरफ, जैसे ZNS का कर्टन लगा दिया। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिस पर क्या होगा, कोई भी गन हिट करेगा तो क्या होगा, स्पार्क होगा। और फिर इधर से इन्होंने क्या किया, 20,000 कितने बेटा, 20,000 पार्टिकल की बॉम्बार्ड की, बौछार की इस पन्नी के ऊपर। कौन से पार्टिकल्स की, एल्फा पार्टिकल्स की। एल्फा पार्टिकल्स होता है 2,4, जिस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एल्फा पार्टिकल कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उसके ऊपर इसने सोने की गोल्ड फॉइल पे क्या की, बॉम्बार्ड की। तो क्या देखा इन्होंने, यहां से बॉम्बार्ड की, आर पार, ये आर पार, ये आर पार, यानी अधिकांश पार्टिकल देख रहा है सब आर पार हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट, कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपने पाथ से। यूं मूव इन, आर पार भी नहीं जा रहे, और क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक पार्टिकल ऐसा देखा उन्होंने, देखिए, जो गया 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 टच हुआ कहीं पे और वापस उधर ही मूव कर गया जिधर से उसको बॉम्बार्ड किया गया, जिधर से छोड़ा गया था। इसे देखकर रदरफोर्ड की आंखें खुल गई, ये क्या हुआ, रदरफोर्ड भी भागा, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो भागकर उन्होंने एक जगह शांति से बैठकर सोचा, क्या देखा उन्होंने, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे। लगभग 18,000 कण पार्टिकल्स, ये तो क्या हो गए, आर पार। 1999 पार्टिकल हो गए डिफ्लेक्ट, इधर उधर चले गए। और एक पार्टिकल ऐसा था जो जिधर से छोड़ा गया था उधर ही लौट गया। तो वो कहां टकराया था, बिल्कुल सेंटर में। यानी सेंटर में किसी भी एटम का सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा मास, पूरा जो पावर है सेंटर में होता है। तो सेंटर का नाम क्या रखा उन्होंने, नाभिक न्यूक्लियस। और यहां से डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया एल्फा पार्टिकल क्या बेटा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव से पॉजिटिव बिल्कुल आमने सामने टकराएगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपेल कर दिया इसने इसको, और ये पॉजिटिव के एरिया में जहां तक टकराया वहां से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया थोड़े थोड़े। और जो सेंटर पे टच हुआ, सेंटर पे जिसने हिट की, वो वापस क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया उसी दिशा। तो यहां से नाभिक की डिस्कवरी भी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी हुई, और ये एटम के बारे में पता चला। तो कंक्लूजन क्या निकले, एटम का ज्यादातर भाग जो मोस्टली पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, यानी खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला। और जो परमाणु उसके सेंटर में, उसका संपूर्ण यानी उसका कंप्लीट होल मास प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो क्या कहलाता, वहां से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। और यही क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, नाभिक कहलाता है। दो बातें। तीसरी बात इन्होंने साइज बताया, नाभिक का साइज ये होता है। चौथी बात इन्होंने बताया कि सेंटर में नाभिक और उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो उन्होंने बातें बताई, लेकिन ये भी परमाणु मॉडल नहीं चल पाया। इतना बताने के बाद भी क्या क्या कमी रही, वो कमियों के बारे में बात करते हैं। ड्रॉबैक देखते हैं इसके क्या है। चलिए, ड्रॉबैक में जो सबसे मुख्य बात करें अपन, ज़्यादातर दो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें। पहली जो बात ये करता है रदरफोर्ड, ये कहता है कि इन सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो लगाते 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 अपनी एनर्जी का लॉस भी करता है। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, एक दिन किस में आ जाएगा, ये न्यूक्लियस में। यानी यहां जो इलेक्ट्रॉन
मूव कर रहा है, एनर्जी कम होगी तो इसमें आएगा, इसके बाद इसमें आएगा, फिर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, इसके अंदर फॉल डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो इलेक्ट्रॉन वहीं घूमता रहता है लगातार जहां घूम रहा था, और ये कहता था कि एनर्जी का लॉस होता है तो उसको एक दिन किस में आ जाना चाहिए था, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो कम हो रही है उसकी लगातार। अब एनर्जी कम हो रही है तो गिरना चाहिए, गिर भी नहीं रहा, तो स्टेबिलिटी क्यों है इसकी, इलेक्ट्रॉन वहीं क्यों घूम रहा है, तो ये हो गया स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, पहली कमी। यानी स्टेबल क्यों है, उसके अनुसार तो गिर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टेबल है, तो उसको पता नहीं चला। लोगों ने पूछा भैया बता, तो उसको पता नहीं चला, वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा। दूसरी और जो मोस्ट इसकी कमी थी, बाकी छोटी मोटी कमियां चलती हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, एक रेखा यानी स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देगी। एनर्जी का जो लॉस कर रहा हो क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम बनेगा, नहीं यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कूदेगा तो एक स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी। तो इसका इलेक्ट्रॉन तो लगातार घूमते हुए एनर्जी का लॉस कर रहा है, लगातार घूमते हुए, तो स्पेक्ट्रम कैसे बनना चाहिए था, सतत, कंटिन्यूअसली। कैसा बनना चाहिए था, सतत। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा है अपनी एनर्जी छोड़ता जा रहा है, आती जा रही है, एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे रॉकेट चलता है आसमान में, तो रॉकेट के पीछे धुआं लगातार कंटिन्यूअसली दिखाई देती है, तो वो क्या है, कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम। तो सतत बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो, लेकिन बाद में हमने देखा ना, स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं बेटा, असतत, डिसकंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम देखे गए, जो बोर ने बताया हमको, आगे पढ़ेंगे। तो ये सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता था, जबकि स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, असतत, डिसकंटिन्यूअसली होते हैं। तो ये भी इसकी एक कमी रही। इन कमियों के कारण रदरफोर्ड का मॉडल काफी अच्छा होते हुए भी नहीं चल पाया। तो अब इन कमियों को दूर करने के लिए फिर नया पैदा हो गया, कौन, नील्स बोहर। नील्स बोहर का एटम पढ़ेंगे, और इस लेसन का जो सबसे दमदार पार्ट है वो नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल ही है। इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल पार्ट भी हैं और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी आते हैं, और आगे का जो चैप्टर सारा जॉइंट है वो बोर के परमाणु मॉडल पर ही बेस्ड है। तो इसको आप थोड़ा सा डीपली और ढंग से पढ़ेंगे।